चलिए, तो हमने होमवर्क को डिस्कस किया, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डेफर्ड टैक्स का अब अगला लेवल। डेफर्ड टैक्स एडवांस कॉन्सेप्ट। इसके भी एडवांस जाएंगे, लेकिन आज एडवांस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात अच्छे से समझा दी थी डेफर्ड टैक्स के मामले में। एक मैंने आपको सेकंड लेक्चर में सिखाया था करंट टैक्स, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब डेफर्ड टैक्स का रीजन क्या होता है? दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये समझो, रीजन तो एक ही होता है, लेकिन उसके कारण दो हो सकते हैं। टैक्सेशन बुक्स एज वेल यूएसए गैप ऑब्लिक आईएफआरएस बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में डिफरेंस होना। अब आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि आपने पिछला लेक्चर देख लिया है कि यस सर, टैक्सेशन की बुक्स और आईएफआरएस और यूएस गैप की बुक्स में रूल अलग अलग होते हैं, जिसके कारण डेफर्ड टैक्स आता है। तो डेफर्ड टैक्स के रीजन क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन हमें समझना है। एक पहला रीजन होता है कि कुछ इनकम जो है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाती है, बट नेक्स्ट और फॉलोइंग ईयर में इनकम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाती है, बट नेक्स्ट और फॉलोइंग ईयर में टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड होती है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी इनकम है जो किसी एक ईयर में अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड हो गई, बट टैक्सेशन में रिकॉर्ड ही नहीं हुई? आपको केवल उसका नाम बताना है, और आपने पीछे के लेक्चर में उसको अच्छे से समझ के आए। उसका क्या नाम है? उस एडजस्टमेंट का नाम, उस एडजस्टमेंट का नाम आपको बताना आना चाहिए सर। उस एडजस्टमेंट का नाम है अक्रूड इनकम। उस एडजस्टमेंट का नाम क्या है सर? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब हमने अर्न किया बट नॉट रिसीव। जी सर, अभी हमें मिली नहीं है। अर्न हो गया मतलब हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया। जी सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया, बट टैक्सेशन में अभी इन टैक्सेशन में नो इनकम, क्योंकि अभी रिसीव नहीं हुआ। टैक्सेशन तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, बट टैक्सेशन का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपने टैक्सेशन में प्रॉफिट नहीं दिखाया, तो आपने टैक्स को कम पे किया है या ज्यादा पे किया? सिंपल सी बात, आपने एक इनकम को टैक्सेशन में भी दिखाया ही नहीं है। इसका मतलब योर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन अकाउंटिंग इनकम। योर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन अकाउंटिंग इनकम। तो अगर आपने इनकम ही कम दिखाई है, तो आपने कम टैक्स भरा है या ज्यादा भरा है? तो सर, इनकम कम दिखाई है, इसका मतलब हमने क्या करा है? कम टैक्स भरा है। तो जो भी आपने कम टैक्स भरा है, वो फ्यूचर में आपको क्यों भरना पड़ेगा? रीजन बताइए। फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना सर, इसीलिए पे करना पड़ेगा। ये जो अक्रूड इनकम है, ये फ्यूचर में क्या हो जाएगी? हमें रिसीव हो जाएगी, तो टैक्सेशन टैक्स पे कर दे। तो जो चीज फ्यूचर में पे करनी हो, वो आपके ऊपर असेट है या लाइबिलिटी होती है? वॉट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू पे इन फ्यूचर इज लाइबिलिटी और एसेट? तो सर, वॉट एवर अमाउंट वी आर गोइंग टू पे इन फ्यूचर इज कॉल्ड लाइबिलिटी। तो हमारी यहां पर क्या बन जाएगी? वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, इफ योर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, तो जब कभी भी आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है, तो क्या बनता है सर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाती है। तो ये आपका रूल हो गया डेफर्ड टैक्स का, याद रहेगा आपको।
इफ योर अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। सर अगला एग्जाम्पल आप बताने जा रहे हैं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन अकाउंटिंग इनकम हो, उस सिचुएशन का नाम बताइए इनकम के कॉन्टेक्स्ट में। वो कब होगा? आपकी टैक्स की इनकम अकाउंटिंग की इनकम से कब ज्यादा हो सकती है? जब आपके पास अनअर्न्ड इनकम हो। सर अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपके पास पैसा ज्यादा आ जाए लेकिन अभी इनकम नहीं है, मतलब आपको सोचो वो एग्जाम्पल हमारा, रेंट पर हमने प्रॉपर्टी दी, हमारा रेंट तो साल भर का 12,000 बनता था, उसने हमें 15,000 दे दी, बोले 3,000 एडवांस ले लो, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने इस 3,000 के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम बुक कर ली, बुक कर ली कि नहीं कर ली? एक्स्ट्रा। जी सर, हम तो 15,000 को इनकम मान लिए, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है जितना मिला उतना टैक्स दे दो। तो जब कभी भी आप ज्यादा टैक्स पे कर देते हो, क्योंकि अभी इनकम थी नहीं फिर भी मान लिया, तो कोई चीज ज्यादा पे कर देते हो तो उसके कारण हमेशा क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स एसेट। बात समझ में आती है? तो दूसरा रूल हो गया आपका, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा होगी, तो हमेशा क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स। तो आपको अभी बेसिक समझाया जा रहा है, पहले बेसिक समझना पड़ता है। तो डेफर्ड टैक्स में सर दो सिचुएशन होती है, एक होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक होती है आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्सेस डेफर्ड टैक्स एसेट के केस में आपने बताना है मुझे, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो फ्यूचर का क्या है? टैक्स। और ये फ्यूचर का टैक्स बेनिफिट है। बात समझ में आती है? तो ये आपका इनमें से एक्सपेंसेस कौन सा होना चाहिए? फ्यूचर में टैक्स पे करना है तो उसका एक अकाउंटिंग का सिंपल सा रूल है कि आपने फ्यूचर में टैक्स पे करना है। फ्यूचर में टैक्स पे करना है तो ये कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंसेस है, क्योंकि आपने बोला ना सर, आपकी अकाउंटिंग इनकम जो है वो मोर देन टैक्सेबल इनकम थी। जी सर। तो हमारे ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए थी। जी सर। तो हमारे लिए एक्सपेंसेस, इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आ रहे हैं हम। जनरल एंट्री, क्योंकि एग्जाम में सम टाइम दे विल आस्क द जनरल एंट्री। तो सर डेफर्ड टैक्स एक लायबिलिटी है जो कि आपको फ्यूचर में पे करना है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सर ये तो क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस साल से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दिस लायबिलिटीज बिलोंग्स टू द करंट ईयर और बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर? सर देखा जाए तो करंट ईयर से ही, क्योंकि इनकम तो हमने आज ही कर ली थी, अभी टैक्स वालों ने टैक्स नहीं मांगा है बस हमसे, है तो इसी साल से रिलेटेड ना। कि नेक्स्ट ईयर से इतना सोचो, सर आपने अक्रूड कर लिया इनकम। जी सर। 5,000। टैक्स वालों ने बोला कि अभी मिला नहीं है ना तो नो इनकम, लेकिन इनकम तो पिछले साल की है ना, इसी साल की है ना, 2025 की है ना। तो खर्चा भी इसी साल बुक होना चाहिए कि नहीं नेक्स्ट ईयर बुक होना चाहिए? अगर इनकम इस साल है तो इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी कब बुक होना चाहिए? तो जो भी आपका अमाउंट निकलेगा वो करंट टैक्स में क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो इसीलिए बोला गया है
टोटल टैक्स एक्सपेंसेस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। बात समझ में आती है? तो जनरल एंट्री भी आपको समझा दी और ये लॉजिक। तो एग्जामिनर अगर आपसे टोटल टैक्स एक्सपेंसेस पूछेगा तो करंट ईयर टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करके सामने वाले को बताना। बात समझ में आती है? एनी डाउट? चलो, डेफर्ड टैक्स एसेट की जनरल एंट्री बताओ बेटा। डेफर्ड टैक्स एसेट की। तो सर डेफर्ड टैक्स एसेट की एसेट बनेगी तो सर डेबिट होगा। और यहां से हमारा बेनिफिट मिला, मतलब हमारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के लिए करंट टैक्स लेस। बात समझ में आ जाती है? पूरा लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट टैक्स माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल टैक्स एक्सपेंसेस क्या है आपका बनता है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट एज पर बुक दिया होता है ना। आप कभी अपनी कंपनी, आप सब लोग जॉब करते हैं बेटा, ऑलमोस्ट करते ही होंगे सभी लोग। ऑडिटेड बैलेंस शीट देखी है आप लोगों ने कभी? आपकी कंपनी में ऑडिटेड बैलेंस शीट होती होगी, एक फाइल बनी होती होगी, बॉक्स फाइल। वो आप अकाउंटेंट के पीछे लगी रहती हो, चार्टेड अकाउंटेंट की एक होती है। आप अगर अकाउंट फील्ड में, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि क्यों बैलेंस शीट देख रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई रोक लेगा ऑफिस में। आप कल जाकर ऑफिस में एक चीज देखना, कंपनी का P&L उठाना, उसके अंदर दो चीजें होंगी, लेस करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। मिलाकर बनेगा नेट प्रॉफिट। नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन होंगे। ऑडिटेड बैलेंस शीट देखना आप, उठा के कोई ऐसी बैलेंस शीट, कंपनी के कंप्यूटेशन बना होता है। नेट प्रॉफिट एज पर बुक, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कोशिश करना आपको समझने की, क्योंकि आपको अगर यही चीजें नहीं आती और आपसे एक इंटरव्यू में अगर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी आपका इंटरव्यू ले, अच्छी प्रोफाइल के लिए देखो, आईएफआरएस का बेनिफिट सिर्फ आईएफआरएस को पास करके नहीं मिलेगा। आपके अंदर एक इनहेरिटेंस, एक बोलते ना, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट हो चुकी है। आप पूरे लेक्चर को जब पूरा पढ़ लोगे ना आईएफआरएस में, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आपने आईएफआरएस की एग्जाम को पास कर लिया, एग्जाम को पास कर लिया तो है ना, ऐसे नहीं, कोई भी अकाउंटिंग का इंटरव्यू आप फेल नहीं हो सकते, टेक्निकल राउंड तो नहीं हो सकते, मेरी गारंटी। ये लिखवा लो मेरे से आप किसी भी सीनियर पोजीशन पर अकाउंट की प्रोफाइल पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाए, मैं इंडियन अकाउंटिंग की बात नहीं कर रखी, जीएसटी टीडीएस वो मैटर नहीं है। कोर अकाउंटिंग प्रोफाइल, कोर फाइनेंस प्रोफाइल, जब कभी भी आपसे वो पूछेगा, आईएफआरएस की जहां प्रोफाइल होगी, यूएस गैप की जहां प्रोफाइल होगी, अगर वो आपसे इंटरव्यू में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर आप दे ना दे पाए, मेरी गारंटी, लेक्चर को देखने के बाद
हमारे पोर्टल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद और एग्जाम को लिखने के बाद, भले एग्जाम में आप फेल भी हो जाओ, 40% भी ले आओ, लेकिन अगर आपने पूरे इस करिकुलम को फेला, पूरी करिकुलम को आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, मेरी गारंटी है बेटा, अकाउंट का कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट आपसे कुछ भी पूछ ले अकाउंट प्रोफाइल में, आपके पास हमेशा उसका आंसर। क्या पूछेंगे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या पूछेंगे? डेफर्ड टैक्स, ईपीएस, बोरोइंग कॉस्ट, लीज अकाउंटिंग, प्लांट प्रॉपर्टी की जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन। हर वो चीज आपको पहले से आती होगी, और आपका कॉम्पिटिटर अगर एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट होगा, आप उससे हमेशा अपर हैंड रहेगा। ये पावर है इस पर्टिकुलर बैच को पढ़ने के बाद। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा। कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज क्लासेस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुछ बच्चों ने आईएफआरएस करके सीपीए की आज फार और ऑडिट के पेपर को पास कर चुके हैं, मैनी स्टूडेंट्स। क्या इस तरीके की अकाउंटिंग आपको आती थी पहले? आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी इस तरीके की अकाउंटिंग सीखी है? आप सोचो, एडवांस टैक्स से रिलेटेड जनरल एंट्री, करंट टैक्स से रिलेटेड जनरल एंट्री, डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड जनरल, अभी हम क्या क्या नहीं पूरे आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे पढ़ाई करी जैसे आप करके आए हैं, तो बहुत दिक्कत आएगी बेटा। तो अब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया सर कि डेफर्ड टैक्स एसेट का रूल कब लगता है, जब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, लेस देन टैक्सेशन प्रॉफिट। और डीटीएल कब बनता है, जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट मोर देन टैक्सेशन। तो अब मैं आपसे चार पांच क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रीपेड। सिर्फ इतना लिखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको बताना है डीटीए और डीटीएल। चलो, लाइव टेस्ट सोच के, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड लिखा, अब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए पिक्चर, ये प्रीपेड वर्ड कहां पर आता होगा। कुछ बच्चे डीटीए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डीटीएल बोल रहे हैं। सोचिए, प्रीपेड मतलब यहां पर अकाउंट्स में नो एक्सपेंसेस हमने बुक नहीं किया होगा, टैक्स में इसको एक्सपेंसेस मान लिया होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, आपने उसको टैक्स में एक्सपेंसेस मान लिया है, तो आपने टैक्स का प्रॉफिट कम कर दिया है। और अगर टैक्स का प्रॉफिट कम कर दिया, अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा दिया है, तो अगर अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा होता है तो हमेशा क्या आता है? डीटीएल। बात समझ में? बहुत सारे बच्चे डीटीए लिखे सिर्फ प्रीपेड के कारण। सिंपल लॉजिक सर, अकाउंट्स का प्रॉफिट प्रीपेड, खर्चा माना ही नहीं, तो अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। टैक्स ने बोला खर्चा है प्रीपेड, तो टैक्स ने इसको जैसे ही एक्सपेंडिचर माना, उसने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, और अकाउंट का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, हमने कम टैक्स भरा, तो फ्यूचर में भरना पड़ेगा डीटीएल। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको अभी कराते हैं। आपको नेट इनकम दी हुई है 50,000। क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये छोटे छोटे 2,000 और 5,000। आपको डीटीए और डीटीएल बताना है, सिर्फ इतना सा। सोच के, लेकिन टेक योर टाइम।
सर प्रीपेड का तो आप पहले ही बता चुके थे हमें कि डीटीएल। अब आउटस्टैंडिंग मतलब यहां पे खर्चा मान लिया है, तो यहां का प्रॉफिट कहां खर्चा मान लिया, एक्सपेंडिचर कहां पे बुक कर लिया, अकाउंट में एक्सपेंडिचर मान लिया, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स का ज्यादा हो गया, तो डीटीए। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता। तो अगर आप सही स्टूडेंट होते तो आप डीटीए 3000 लिखते, नॉट ओनली डीटीए लिखते। बात समझ में आती है। चलिए, अगर मैं आपको उल्टा देता, टैक्सेबल प्रॉफिट 90,000, और आपसे बोला जाता प्रीपेड एक्सपेंसेस अक्रूड इनकम, मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट बताओ। एज वेल एज डीटीए और डीटीएल, दोनों में से जो अभी आप बता सकते हैं बताइए। 3 मिनट का समय दिया मैंने आपको, 3 मिनट बाद मैं बोलूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा 90,000, और सीधी बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट अकाउंट में नहीं होता, मतलब इसमें होता टैक्सेशन, इसको खर्चा माना है। आप ऐसा लिखो, टैक्सेशन प्रॉफिट। आप मुझे बताओ, पहला जो लिखा है इसको एक्सपेंडिचर माना है कि नहीं माना है टैक्स की बुक ने, यस और नो, यस और नो लिखना है। माना है ना सर, उसने बोला प्रीपेड, बोले हमने एक्सपेंडिचर मान लिया, क्या अकाउंट्स में ही एक्सपेंडिचर है। नहीं है सर, अकाउंट्स वाला बोल रहा है कि खर्चा थोड़ी है ये जबरन एक्सपेंडिचर मान के बैठ गए आप, अभी तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, ऐड करो टैक्सेशन प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, अक्रूड इनकम को इन्होंने इनकम माना है कि नहीं माना है, टैक्स वालों ने। नहीं माना, वो बोले अक्रूड नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता, जो मिला वो इनकम, तो बोले हम तो अकाउंट वाले बोल रहे हैं ना भैया इनकम है ये, प्लस मारो, क्योंकि आपने नहीं माना तो क्या हुआ। अनअर्ड इनकम, अनअर्नड, टैक्स वाले इसको इनकम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, आप ये बताओ। बोले एडवांस में मिल गया, हाँ दे दो टैक्स, बिल्कुल इनकम है, लेकिन अकाउंट वाले बोले कहां से इनकम है, अनअर्नड है ना। तो हमें तो अकाउंटिंग इनकम पे पहुंचना है, हमें पहुंचना ही अकाउंटिंग इनकम पे है, तो -5 तक उनके हिसाब से इनकम नहीं है। प्लस माइनस करके 92,000 इज योर अकाउंटिंग इनकम। तो आप फंस जाओ तो ऐसे कर लिया करो। तो 92 अकाउंटिंग है, और टैक्स की 90, और अकाउंटिंग अगर टैक्स से ज्यादा हो तो हमेशा क्या बनता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। और डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 2000 के ऊपर टैक्स रेट। तो सर डेफर टैक्स जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा टेम्पोररी डिफरेंस, क्योंकि आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरा दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड, मतलब एक बुक्स में इस साल रिकॉर्ड हो रहा तो इट मे बी पॉसिबल टैक्सेशन की बुक्स में नेक्स्ट ईयर हो, या अकाउंट्स की बुक्स में नेक्स्ट ईयर हो। बात समझ में आती है या नहीं आती है। क्या 100% प्रैक्टिस हो गई आपकी, कि एक क्वेश्चन और दूं, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगला लेक्चर पूरा समाप्त हो जाएगा, IAS 12 आपका ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, केवल थ्योरी थ्योरी पार्ट रहेगा, हमने 2 घंटे। आज दूसरा लेक्चर है, अगले लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखने जा रहे हैं, बेड डेप्स का। देखो बेड डेप्स
अकाउंटिंग में अलग तरीके से ट्रीट की जाती है। अकाउंटिंग बनाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको रिजर्व भी बोलते हैं। अकाउंट्स बोलता है कि आपने अगर, आपके लेट से अकाउंट रिसीवेबल थे 1 लाख, और उसको लगता है कि यार नेक्स्ट ईयर 5% का बेड डेप्स, 5% हमारे लॉस में जा सकते, दिस इज एक्चुअल लॉस या एस्टिमेटेड लॉस? एक्चुअल और एस्टिमेटेड? दिस इज एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल। जरा जनरल एंट्री बताना बेटा मुझे, जनरल एंट्री ऑफ दिस लॉसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिप्स की जनरल एंट्री कौन बताएगा? चैट बॉक्स में मेंशन करो बेटा। तो हम ये कह सकते हैं सर, ये एक्सपेंडिचर है तो लॉस है एक प्रकार से, पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यही जनरल एंट्री है उसकी। अब मुझे बताओ, क्या टैक्सेशन किसी प्रोविजन को खर्चा मान सकता है कि यार अभी डूबेगा? कॉमन सेंस से बताओ। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ है कि आप बोलो कि यार हमारे 10% डूब जाएंगे, खर्चा मान के अपना टैक्स की लायबिलिटी कम करा देगा? आप हर साल बोलना शुरू कर दोगे कि यार मेरे इतने डूब गए, मेरे इतने डूब गए। वो बोलता ना ना, हम तो बोलेंगे एक्चुअल। तो अब मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया है डीटीए और डीटीएल, क्या बनाओगे? सोचकर आंसर देना, 1 मिनट का समय ले लेना। 1 मिनट दिया आपको सोचने के लिए। लाइव क्लास है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं, दे कैन रेज ये स्पीड ऑल्सो। वो उसमें 1 पॉइंट, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप 2 की स्पीड में देखा करें मेरे लेक्चर, मेरे क्लास में बहुत स्लो चलता है। आप लोग 1.5 पे देखते हैं घर पे या 2 पे देखते हैं? मेरा एक स्टूडेंट बोलता सर आपके लेक्चर हमें 3 पे देखना पड़ता कई बार। कोशिश करा करो 2 पे देखा करो बेटा। 1.5 इज, मतलब 1.5 ठीक रहता, 1.5 और 2। मतलब कई बार मैंने खुद के लेक्चर वॉच करके देखे हैं, बट मैं थोड़ा क्लास में ना, लाइव क्लास में मैं वो तेज नहीं चल सकता कि आपके दिमाग में चीजें नहीं जाए। हाँ जी। तो डीटीए और डीटीएल आंसर लिखते चलो, मैं देखना चाह रहा हूं कि 40 बच्चे क्या बोलते हैं। अभी क्लास में 40 बच्चे हैं, कितने लोग डीटीए और डी, मैं साइड में देख रहा हूं। फटाफट लिखते चलो बेटा, 40 आंसर नहीं दे पा रहे अपन, इतने में भी सोचना लग रहा है। सोचो आप लोग, सोचो, 1 मिनट नहीं हुआ बोले सर। मेरे को एक बार पोल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि, नहीं तो क्लास में यही नहीं पता चलेगा कि। जरा आंसर दो बेटा, डीटी और डीटीएल। डीटीए है या डीटीएल है? क्लास का नंबर और परसेंटेज मुझे समझ में आना चाहिए, कितने लोगों को समझ में आया है, कितने बच्चे गलती में हैं, ये देखना चाह रहा हूं मैं। फटाफट आंसर, अभी पूरे बच्चों ने वोट नहीं डाला है। सिर्फ इतना पूछा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ए डीटीए और डीटीएल, और अभी तक 50-50% चल रहे हैं। 52% बच्चे डीटीएल हैं, और 48% बच्चे अभी भी डीटीए पे टिके हुए हैं। और आंसर देने वाले 68% में 32% लोग वोट नहीं डालते अपने देश में भी।
एंड कर देते हैं पोल 50-50% पे, तो आपको पता चल जाए। अब जिन लोगों ने डीटीएल लिखा बेटा वो हैंड रेस करो। डीटीएल वाले हैंड रेस करो जरा। अरे हाथ खड़ा करने में कोई दिक्कत है क्या? जो डीटीएल हैं वो गलत है बेटा। अरे अकाउंट में खर्चा बुक हो गया, प्रोविजन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। प्रोविजन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, तो अकाउंट ने खर्चा मान लिया, टैक्स ने नहीं माना, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट खर्च कम हो गया। और अगर अकाउंटिंग का प्रॉफिट ही कम हो गया तो हमने टैक्स ज्यादा भर दिया होगा, और कोई चीज ज्यादा भर दी जाए तो उसके कारण क्या क्रिएट होता है बेटा? डीटी। तो जिन बच्चों का आंसर सही नहीं था वो आज के लेक्चर को पूरा रिवाइज करें, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए कल, जो आप करके लेकर आए थे, ये था ना वो क्वेश्चन? आ गया वो क्वेश्चन? आप उस क्वेश्चन को घर से क्रिएट करके लाएंगे और मुझे ये बताएंगे कि सर डीटीए बना था या डीटीएल। जो कल आपको होमवर्क दिया था ना, कल भी हमारी क्लास होती है ना, फ्राइडे, उस क्लास के पहले मुझे जरा आप लोग भेजें आंसर, कि उस आंसर में क्या बनेगा। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि कुछ बच्चों ने डीटीएल बोल दिया, वो अभी भी नहीं सोच पा रहे कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्सेशन तो एक्चुअल लॉस को खर्चा मानता है। तो सर अकाउंट ने एक्सपेंडिचर बुक किया तो अकाउंट ने अपने प्रॉफिट को कम किया, और अकाउंट ने अगर अपने प्रॉफिट को कम किया है, टैक्स ने नहीं किया है, तो हमने ज्यादा टैक्स पे किया है, तो वो डीटी। तो ये थे हमारे बेसिक 1 hour 45 minute समथिंग, जिसमें हमने डेफर टैक्स के माइन्यूट कॉन्सेप्ट को समझा। अभी भी डेफर टैक्स में बहुत कुछ बचा है, 2 लेक्चर मुझे और लगेंगे पूरी तरीके से आपको कराने में। उन 2 लेक्चर के बाद आपका डेफर टैक्स IAS 12 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, और एग्जाम में उससे रिलेटेड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को भी आपने करना है।